धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराभूतपदा वंदे भारत मातरम। ओम द्यौ शांति, ओम द्यौ शांति। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञं शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। मात्र प्रणाम। 1 2 3। अतिथिगणों से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिनका जीवन एक प्रेरणा है, जो रखे हृदय में दृढ़ निश्चय है, आइए कराते हैं हम उनका अतिथि परिचय। मंच के परिचय हेतु मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीपक जी चंदेवा। तीनों वर्गों के इस द्वितीय दिवस के संयुक्त वंदना सत्र में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हमको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होना है उनमें सर्वप्रथम श्री निखिलेश जी माहेश्वरी, हम सब परिचित हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं और विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री जी के नाते से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्री गुरुचरण जी गौर, आप विद्या भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। शिवपुरी विभाग के विभाग समन्वयक जी के नाते से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और इस वर्ग में प्रधानाचार्य विकास वर्ग के संयोजक के नाते से और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय श्री राजेश जी तिवारी, आप भी विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, भोपाल विभाग के विभाग समन्वयक और शारदा विहार आवासीय विद्यालय के सह महाप्रबंधक के नाते से और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और इस वर्ग में आचार्य दक्षता वर्ग के संयोजक के नाते से और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय श्री मुकुट बिहारी जी शर्मा, आप भी विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर विभाग के विभाग समन्वयक के नाते से काम देखते हैं और इस वर्ग में आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग के संयोजक के नाते से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
सम्मानीय मंच के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ श्री उमाशंकर जी भार्गव, प्राचार्य विद्यापीठ शिवपुरी, एवं श्री तुलसीराम जी रघुवंशी, प्राचार्य बरेली। आप दोनों से आग्रह है कि सम्मानीय मंच का स्वागत करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को बनाए रखें। जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग से हम जुड़ जाते हैं, अपनों की स्वागत करने के अवसर हमें मिल जाते हैं। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्रीष्मकालीन विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों की आज के मुख्य वक्ता श्री निखिलेश जी माहेश्वरी, संगठन मंत्री विद्या भारती मध्य भारत प्रांत से मैं आग्रह करता हूं कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय श्री संगठन मंत्री जी। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस और ये संयुक्त सत्र में मंच पर विराजित वर्ग के संयोजक आदरणीय गुरुचरण जी गौड़, आदरणीय राजेश जी तिवारी, मुकुट बिहारी जी, अपने इस प्रांत के प्रांत प्रमुख जी, सह प्रांत प्रमुख जी, प्रशिक्षण प्रमुख जी एवं आदमी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, इस वर्ग के प्रतिदिन वाले सत्र में किसी एक विषय पर चिंतन हम लोग करेंगे और उसी चिंतन की प्रक्रिया में कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोगों ने यहाँ श्री रविंद्र जी कानारे को सुना और आज के द्वितीय दिवस में शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं हमारी भूमिका, इस विषय पर मैं विषय का प्रतिपादन करूंगा। लेकिन मैं कोई नई बात बताने वाला हूँ ऐसा नहीं है। संभवतः बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपने सुनी होगी। तो शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा को लेके अनेक बातें की है। भारत को लेकर किस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए इस विषय में भी कहा है। भारत को कैसा होना चाहिए इस विषय में भी हमारे महापुरुषों ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक सभा के अंदर बोलते हुए कहा था भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, कि तुम सिंह पुत्र हो। उन्होंने ये जो बात बोली, तुम सिंह पुत्र हो, सिंह पुत्र का वो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हम लोगों की स्थिति उस सिंह के समान हो गई है कि जो सिंह का बच्चा है वो भेड़ों के बीच में चला जाता है, वो भेड़ों के बीच में रह के वो भेड़ों जैसा काम करने लगता है। जैसे भेड़ें मिमियाती हैं वैसे वो मिमियाता है। जंगल में कोई हलचल होती है, भेड़ें भागती है तो वो भी भागता है। लेकिन ये करते 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 वो सिंह का बच्चा जो शेर बन जाता है, उसकी आयु अधिक हो जाती है और एक दिन जो है जंगल में जो शेर था और ये झुंड जो है पानी पी रहा था और अचानक जंगल का जो शेर था वो आया और उसको देख के सारी भेड़ें भागती है और शेर भी भागता है। तो दूसरा शेर देखता है
बोलते वो सिंह की ओर दौड़ता है, उसको पकड़ लेता है और कहता है तू क्यों भाग रहा है? तो मैं भेड़ हूं ना। तो कहती तू शेर है? तो कहती मैं भेड़ हूं। अरे तू सिंह है? अरे मैं भेड़ हूं। तो उस शेर को लेके जाता है, नदी किनारे पर खड़ा करता है, कहते ये मैं हूं। तो हाँ ये आप, और ये तू है? तो हाँ। तो क्या है तू? तो मैं भेड़ हूं। तो कह नहीं तू शेर है? ये मैं हूं। तो हाँ। और ये तू है, दोनों एक जैसे हैं? तो हाँ। तो कहते तो मैं कौन हूं? तो शेर। तो फिर तू कौन है? तो भेड़। वो समझाते हैं और फिर जो है उसको समझ में आती है कि हाँ हम दोनों समान हैं और मैं क्या हूं, मैं भी सिंह हूं। और वो धाड़ मारता है तो वो जो भेड़ रहता है उसकी धाड़ ऐसी रहती है कि पूरा जो पहाड़ कंपायमान हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं कि ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे देश में हम सब लोगों की है। और अगर हम आज की शिक्षा की बात करें तो उसका परिणाम हम अगर देखें तो किस प्रकार की स्थिति है। तो आज भारत के लोगों में कहीं भी भारतीय होने पे, जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लोग हैं, हम लोगों की बात छोड़ दें क्योंकि हम एक अलग प्रकार के एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, लेकिन बाकी सामान्यतः लोगों में भारतीय होने का जो गर्व होता है उस प्रकार का गर्व नहीं है। जिन चीजों के प्रति आग्रह होना चाहिए वो उन चीजों के प्रति आग्रह नहीं है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है हमको ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए था उस प्रकार का निर्माण नहीं हुआ। वो निर्माण किससे होता? तो शिक्षा के आधार पर वो निर्माण होता है। और ये जो शिक्षा है एक तरह से प्रकृति है, ये जो है एक प्रकार की क्रिया है जिससे जो व्यक्ति रहता है, जो समाज रहता है, वो अपने देश को प्रस्तुत करता है। उस शिक्षा के आधार पर वो समाज को प्रस्तुत करता है। तो इसका अर्थ ये है कि शिक्षा समाज का जो है आधार है और समाज जो है वो शिक्षा का आधार है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए शिक्षा किसके लिए? समाज के लिए। और समाज किसके लिए? शिक्षा के लिए। दोनों एक दूसरे तो एक तरह से प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हमारे देश की शिक्षा चलना चाहिए थी और हमारे देश की शिक्षा चलना चाहिए थी और हमारे देश की शिक्षा उस प्रकार की नहीं चली और इसलिए हम बेहतर समाज नहीं बना पाए, बेहतर शिक्षा के निर्माण में नहीं कर पाए और उसका परिणाम हम सब लोग भुगत रहे हैं। इसलिए शिक्षा की एक दिशा होना चाहिए, शिक्षा की एक दशा होना चाहिए और शिक्षा की एक गति होना चाहिए और तब जाके वो परिणामकारी होती है। अभी मैं बैठक में था तो मैंने एक उदाहरण दिया, तो ठीक वो उदाहरण ये शिक्षा को लेकर भी सटीक बैठता है कि कुछ युवक जो है काशी गए और काशी में गंगा किनारे उन्होंने भगवान जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद स्वाभाविक है शाम हो गई थी तो गंगा किनारे घूमने लगे। काशी गए थे तो भगवान का प्रसाद भी ले लिया, बूटी भी ले ली, तो उसका नशा और खुमारी थी और बड़ा आनंद आ रहा था। अब उनको लगा कि रात का समय है, शाम का समय, क्यों ना नौका विहार किया जाए। तो नौका विहार करते रखे। तो नौका में वहां ढूंढा, कोई नाविक मिल जाए, कोई नहीं मिला तो चलो अपन ही चलाते हैं। तो वो नाव में सवार हो गए और सवार होके वो जो 3-4 व्यक्ति थे वो उस नौका का चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते चलाते बहुत देर हो गई, भोले का प्रसाद था इसमें ध्यान ही नहीं कब तक चलता रहा। सुबह हो गई और सुबह हो गई तो क्या पता चला, तो किनारे पर ही नाव आगे बढ़ी नहीं रही, चप्पू चल रहा है, उसकी गति भी लग रही कि चल रही है, दिशा भी सही दिशा में है, लेकिन परिणाम क्या था? परिणाम शून्य था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रस्सी छोड़ना भूल गए, इसलिए उनका कितना। ऐसे ही हमारे देश की जो शिक्षा है उसका परिणाम है कि हम पढ़ रहे हैं, चल रहा है, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम आज जहां भारत को भारत के रूप में उपस्थित होना था वो नहीं है। आज की फिर शिक्षा कैसी हो गई है? तो आज की शिक्षा जो जिस प्रकार की होना चाहिए थी उस प्रकार की शिक्षा ना होते हुए, जैसे
होना चाहिए शिक्षा किसके आधार पर? तो होना चाहिए शिक्षा छात्र समाज और राष्ट्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान शिक्षा को अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति केंद्रित शिक्षा हो गई है। और व्यक्ति केंद्रित शिक्षा होने के कारण व्यक्ति अपना ही हित देखता है, अपने बारे में ही सोचता है, वो राष्ट्र समाज के बारे में नहीं सोचता है। और जब छात्र केंद्रित नहीं होने के कारण उसका जो विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। और इसलिए शिक्षा कैसी होना चाहिए? तो शिक्षा देश की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इसलिए जो है आज की जो हमारी शिक्षा है वो पाश्चात्य चिंतन के आधार पर खड़ी हुई है। और पाश्चात्य शिक्षा जो है उसके चिंतन के आधार पर खड़े होने के कारण जो एक आत्मगौरव होना चाहिए वो ना होते हुए आत्महीनता का भाव हमारे देश में आ गया। हमारे लोगों में इस प्रकार की जो कर्म होना चाहिए वो ना होते हुए आत्महीनता, उसको हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, इन सब के बारे में जो जानकारी होना चाहिए वो नहीं। अपने देश की भाषा पे गर्व होना चाहिए वो ना होते हुए हमारा जो है विदेशी भाषाओं पर जो है उसके आधार पे हमारे यहाँ का शिक्षा साथ अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है। शिक्षा जो है एकात्मता स्थापित करने वाली होना चाहिए, उसके स्थान पर शिक्षा जो है भेद करने वाली होगी कि ये शहर के, ये गांव के, ये वनवासी। अब शिक्षा में भी ये सारी बातें चलने लगी है। शिक्षा में भी ये हिंदी मीडियम के, ये अंग्रेजी मीडियम के, ये सरकारी स्कूल के, ये प्राइवेट स्कूल के। इसलिए जो एकात्मता स्थापित होना चाहिए वो एकात्मता स्थापित नहीं। शिक्षा जो है सैद्धांतिक बनकर रह गई, जबकि वो जो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए, वो ना होते हुए किताबी ज्ञान मात्र बनकर रह गई। अब इन सारी बातें हैं, लेकिन हम अगर बात करें कि अब हमको कैसी शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए, यह स्वाभाविक प्रश्न आज नहीं पहले से हमारे चिंतकों ने रखा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक गधे को जो है शेर की खाल पहना दी और वो गधे के जो गधा था उनके बीच में चला गया, तो वो जो गधा शेरों के बीच में चला गया और जब शेर दहाड़ने लगे तो डरने लगा, लेकिन अचानक कहीं से गधे ने बोलना चालू कर दिया। और जब गधे ने बोलना चालू कर दिया तो ये जो खाल पहने हुआ था ये भी ढेचू ढेचू करने लगा। तो ये आवरण है किसी का भी, वो स्थायी नहीं होता। अमेरिका को अमेरिका ही रहना चाहिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड ही रहना चाहिए, जापान को जापान ही रहना चाहिए, और भारत को भारत ही रहना चाहिए। इसलिए वहां की अलग प्रकार का कल्चर है, वहां की अलग प्रकार की संस्कृति है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की एक अपनी परंपराएं हैं। उसके आधार पर भारत का शिक्षा दर्शन, शिक्षा शास्त्र खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो बहुत सटीक थी, बहुत व्यवहारिक थी। तो हमको वो जो भारतीय जो शिक्षा शास्त्र था उस आधार पर पुनः उसकी स्थापना करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि हमारे जब इतिहास को पढ़ेंगे तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। अवंतिका विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, नालंदा था, और जो है काशी विश्वविद्यालय था। और दुनिया के लोग भारत में ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। हेन साहब ने स्वयं लिखा है, वो लिखता है कि मैं जहां हूं यहाँ पे जो है 20,000 छात्र पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि जहाँ पे जो है इतने बच्चों के ऊपर एक अधीक्षक है, उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग है शंकु के आकार की है।
अगर देखेंगे तो भारत के अंदर अनेक विद्वान जिनको आज हम जानते हैं भारत के अंदर अध्ययन करके गए। इसका मतलब भारत का एक शिक्षा का मॉडल दुनिया के लिए था। इसीलिए दुनिया के लोग भारत के अंदर जब पढ़ने आते थे और यहाँ से ज्ञान अर्जित करके जाते थे, इसलिए वो भारत को कहते थे विश्व। हमने नहीं कहा कि आप विश्व गुरु है, दुनिया ने कहा भारत विश्व गुरु है। और वो किसके आधार पे कहा? कि वो हमारे भारतीय शिक्षा की जो थी उसके आधार पे। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, उन गुरुकुलों के अंदर बच्चे पढ़ते थे। वो बच्चे जो पढ़ते थे उनसे शुल्क नहीं लिया जाता था, निःशुल्क पढ़ते थे। ये शासन की व्यवस्था भारत के अंदर नहीं थी। और ऐसे भारत के अंदर कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए और उन्होंने जो एजुकेशन एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट भारत में जब पारित किया, उस समय भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल संचालित। तो इतना समृद्ध हमारा जो शिक्षा शास्त्र था, शिक्षा का मॉडल था, उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया। और उसका करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो अंग्रेजों ने निभाई। हमारे पाठ्यक्रमों में ऐसे ही हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है उसका अभाव है। भारत का जो वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में पढ़ाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बारे में इतना दुष्प्रचार किया कि उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि आज इन विषयों में जब पढ़ाने की बात आती है कि रामायण पढ़ाई जाएगी, तो कहते हैं इससे क्या होना है और रामायण की क्या जरूरत है आज। लेकिन एक बात चलती है कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो क्या है? वो नागरिक है। तो नागरिकता के संस्कार, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन एक पुरुष मर्यादाओं में कैसे रहकर अपना जीवन जीता है वो कोई है तो क्या है? पूरा रामायण। एक महिला कैसी होना चाहिए तो सीता है। एक भाई कैसा होना चाहिए तो लक्ष्मण है। एक भक्त के मित्र कैसा होना चाहिए तो हनुमान है। उसमें जो चरित्र है वो सब चरित्र मर्यादाओं के हैं। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे तो मर्यादाओं का जीवन में किस प्रकार का पालन होगा। हम लोगों ने देखा कभी कोरोना के अंदर टीवी पर रामायण सीरियल आया तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे चप्पलें रखकर जाते हैं। भाई भरत जैसा रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जितने प्रकार के पुरुष दुनिया में हो सकते हैं, अगर वो किसी एक ग्रंथ में देखा जाए तो महाभारत के अंदर। लेकिन उसका दुष्प्रचार कैसे किया? महाभारत घर में रखोगे तो घर में महाभारत हो गई। हमारे लोगों ने महाभारत रखना बंद कर दिया। तो इस प्रकार का जो एक कुचक्र चला, उसका परिणाम ये है कि आज जब ये बातें पढ़ाने की आती है तो उसका विरोध करने वाले कौन हो जाते हैं? अपने ही देश के जो अंग्रेज है। एक है भारतीय, लेकिन मन से उनके अंदर अंग्रेजियत कैसी भरा गई है तो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरे विरोध नहीं करते, अपने ही लोग। हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथ चाहे पुराण हो चाहे वेद हो, उसमें छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटी घटनाओं के जो बता के व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाता है। गुरुकुल का एक हमने सुना होगा धौम्य ऋषि, और वो जो है धौम्य ऋषि एक बालक को कहते हैं कि मेड़ को बांध दिया। अब अपन कहते हैं ना अनुभव जैसे क्या, तो वो मेड़ बांधने जाता है, कोशिश करता है नहीं बनती तो लेट जाता है। सब लोगों ने सुना ये ऐसा क्यों किया होगा। और वो जो अगर पढ़ेगा बच्चा तो उसको ध्यान में आएगा कि उसने अपने अनुभव से ये सीखा कि इसको मैं बांध नहीं सकता तो लेट गया। लेकिन उसके अनुभव का दूसरे को लाभ होना चाहिए तो वो सबको दिखाने के लिए लायक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर ये बातें हैं जो हमारे आज के शिक्षा में जुड़ना चाहिए। शिक्षा का जो स्वरूप है उसका कारण जो है, मुख्य कारण है कि आज जो है हमारी जो शिक्षा है पश्चिम केंद्रित शिक्षा है। पश्चिम केंद्रित शिक्षा है, इसका मतलब क्या है? तो अंग्रेजों ने चाहा कि भारत के अंदर ऐसे लोग खड़े करना। जिसने ये शिक्षा का मॉडल तैयार किया भारत में वो कौन था? तो सबको मालूम, लॉर्ड मेकाले। और उसने ऐसा किया कि देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से
ऐसे लोग तैयार करता उसने लिखा। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो हमको जो धीरे धीरे आज भी स्वतंत्रता के बाद भी आज भी इस प्रकार की चीजें हमको बताई जाती रही है कि आप क्या तो कुछ था ही नहीं, आपके पास तो कुछ था ही नहीं, आप कहां से आए? ये सब जो आविष्कार हुए किसने दिए? विदेशियों। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर ये भाव आ गया कि नहीं नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप किसी से पूछोगे नहीं भारत में क्या हुआ, सब विदेशों में हुआ। तो इस प्रकार से हुआ। तो बार बार जब किसी को कहा जाता है कि तू चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है, एक दिन उसको लगता है कि हाँ मैं चोर। एक कहते ना तुम अच्छे बच्चे हो, किसी बच्चे को हम बार बार कहते हैं अरे तू समझदार है बेटा, तू बहुत अच्छा है, तो उसको भी लगता थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता है। हाँ। तो वैसी की वैसी स्थिति है। एक गांव के अंदर एक पंडित जी गए और अपने जजमान का पूजन करने के बाद वो निकलने लगे तो जजमान ने उनको एक भेड़ का बच्चा दिया, बकरी का बच्चा दिया। तो बकरी का बच्चा लेके निकले बाहर, चार ठगों देगा पंडित जी आज बकरी का बच्चा लेके आ रहे हैं, आपको लेना है कैसे? अब कैसे ले? तो उन्होंने योजना बनाई। एक ठग मिला, पंडित जी राम राम। राम राम, तबियत ठीक है? हाँ ठीक है ना, क्यों क्या हुआ? उनको ऐसा लग रहा नहीं नहीं ये कुत्ते का पिल्ला ले जा रहे हो ना। तो नहीं कुत्ते का पिल्ला नहीं बकरी का बच्चा है। नहीं कुत्ते का पिल्ला पंडित जी। पंडित जी हाँ करके आगे बढ़े। आगे और दूसरा ठग मिला, पंडित जी राम राम। तो राम राम, ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठा के ले आए? अब पंडित जी ने उसको देखा बकरी का बच्चा, ये कुत्ते का पिल्ला क्यों बोल रहा है? पंडित जी को लगा 100 लोगों ने कह दिया, फिर वो आगे बढ़े। तीसरा व्यक्ति मिला, पंडित जी क्या कुत्ता पाल लिया क्या? अब पंडित जी उसको देखे तो कल बकरी का बच्चा दिखे कल कुत्ते का, बार बार देखे तो कल बकरी का बच्चा कुत्ते का पिल्ला। पंडित जी आगे बढ़े, फिर मिला एक, पंडित जी ये कुत्ते के पिल्ले को आप कब से पालने लग गए? अब पंडित जी ने जैसे उसको जाते देखा वो निकला, बकरी का बच्चा को वहीं छोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक वैसी स्थिति हमारी, हमको बार बार अकबर का ग्रेट अकबर का ग्रेट अकबर का ग्रेट। अगर अकबर का ग्रेट है तो महाराणा प्रताप क्या है? प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होता है। और इसलिए हमको जो पढ़ाया गया वो पश्चिम के मॉडल के आधार पर पढ़ाया गया, उसका परिणाम जो है हम सब लोग भुगत रहे हैं। इसलिए जो है हमारे यहाँ प्राचीन दर्शनों में शिक्षा का जो एक अभाव है, प्राचीन दर्शनों का ज्ञान का विज्ञान का इतिहास वो अभाव है, उस अभाव को दूर करना चाहिए। दूसरी ये जो मॉडल है शिक्षा का, इस शिक्षा के मॉडल के कारण हमारे अंदर गर्व नहीं आता, और गर्व नहीं आता तो क्या भाव आता है? लेकिन अगर हम देखें गीत आया है, जैसे मैं गीत गाऊंगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको लगा हाँ ऐसा। तो भारत कैसा था? 40 के दशक में फिल्म आई, उस फिल्म में एक गीत आया कब? 1940। तो गीत क्या था? वो गीत था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वो भारत देश। जब सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा वो भारत देश। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश। तो इस सबको ध्यान, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ना ताला डाले, प्रेम की बंसी जहां बजाता आया शाम सवेरा। ये गीत के अंदर है। अब कब का है? 1940। ये जो कहा कोई ना ताला डाले, ये किसने कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में फान नाम का एक यात्री आया और उसने लिखा कि मैं पाटलिपुत्र की जो राजधानी है, मतलब उसकी राजधानी मगध की राजधानी में घूम रहा हूँ और यहाँ किसी घर पे दुकान पे ताले नहीं लगते। उन्होंने कहा ये नहीं कि चोर नहीं है, वो लिखता है कि यहाँ के लोगों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा है कि कोई चोरी करता है। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है हम समझ सकते हैं।
इसलिए अगर भारत केंद्रीय शिक्षा होती, भारत के आधार पर शिक्षा का मॉडल तैयार किया होता, तो आज हम पे उस पर गर्व करते। शिक्षा का जो आज का मॉडल है वो क्या हो गया, उसका व्यापारीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। हमारे यहाँ शिशु मंदिरों में लिखा रहता है, क्या लिखा है? ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ। तो शिक्षा का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? सेवा होना चाहिए। लेकिन सेवा की वजह क्या होगा? सेवा की जगह व्यवसाय और व्यापार माध्यम बन गया। शिक्षा मात्र जानकारी अर्जन करने का एक साधन बन गया है। जैसे कल कहा था, राम जी ने कहा था एक डब्बा है, उस डब्बे में उन्होंने कहा उल्टा कर देंगे तो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, एक डब्बा समझ लिया आदमी को और डिब्बे में सामान रखते जा रहे उसको। तो यह व्यापारीकरण जो हुआ है उसका दुष्परिणाम है। और आजकल पढ़ाई मतलब अंक प्राप्त करना, आजकल पढ़ाई नौकरी प्राप्त करना, और इस आधार पर जब हो रहा है तो फिर विद्यालय कैसे हो गए? तो विद्यालय भी एक दुकान जैसे हो गए, एक दुकान जैसे हो गए हैं। यानी दुकान पर क्या करने जाता है व्यक्ति? सामान, और जब सामान खरीदने जाता है तो स्वाभाविक है वो क्या है? ग्राहक। और जब वो ग्राहक है इसका मतलब वो जो सामने वाला व्यापारी। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य की एक परंपरा थी कि वो गुरु है और ये शिष्य है। कल कान्हारी जी ने कहा ना तो उसने जो है पैर छुए, लेकिन अब क्या है, वो दुकानदार है, तुमने ऐसा नहीं किया। आजकल अभिभावक आके क्या कहता है, आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जबकि पहले क्या होता था कि देखो मार साहब, ये नाना है, एक ही खाल खाल हमारी हड्डी हड्डी, क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान देना था। लेकिन व्यवसाय हो गया तो व्यापारी तुमको अच्छा सामान देना, हम ग्राहक हैं। इसलिए जो एक देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भाषावाद। जैसे अब अभी जैसे कहा ना मातृभाषा में शिक्षा, लेकिन अगर कहा जाए कि हिंदी में शिक्षा तो पूरे देश में, तो पूरे देश की कोई संपर्क भाषा हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी को बना रहे। तो ये भाषा जो है बात की एक समस्या है। अर्बन नक्सलवाद, पढ़े लिखे लोग, शहर में रहने वाले लोग नक्सलवादी। वो कोकराझार की जो घटना, वहां की जो घटना हुई थी महाराष्ट्र की, कोरे भीमा कोरेगांव की, उसमें कौन थे? शहर के लोग थे। वो पूरा प्लान करने वाले शहर के लोग थे, भारत के लोग थे, दंगे कराने के लिए थे। तो ये अर्बन नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या हो गई है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा बच्चे प्राप्त करें, इसलिए वो जो है उस प्रकार का उनका जो अर्बन नक्सलवादी भारत के लिए, शिक्षा के लिए भी एक समस्या है। और गरीबी, बेरोजगारी भी एक समस्या है। भ्रष्टाचार आज करने वाले कौन लोग हैं? तो आज भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो पढ़े लिखे ही लोग हैं। और इसलिए भ्रष्टाचार जो शिक्षा के साधन खड़े होना चाहिए उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार भी जो है एक हमारे सामने चुनौती है। लेकिन विद्या भारती की अगर हम बात करते हैं तो विद्या भारती ने जो है एक दूरदृष्टि के साथ में आज जो है शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसलिए क्या करना? व्यवस्था परिवर्तन करना, यानी शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन, शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन पे एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। तो विद्या भारती ने 1952 के अंदर एक विद्यालय प्रारंभ किया और उन्होंने जो है इसका बोध वाक्य क्या दिया? सा विद्या या मुक्ते, यानी क्या? विद्यावान बंधन से मुक्त करे। इस प्रकार का एक उस आधार को लेकर विद्या भारती ने जो है एक दूरदृष्टि के साथ काम करना प्रारंभ किया। हम कहते हैं अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योति
ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर, अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली शिक्षा, जिसको हमने कहा पंचकोशीय विकास। उस पंचकोशीय अवधारणा के आधार पर बच्चों का जो विकास होना चाहिए, और उस आधार पे हम जो है शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है वो जो है प्रस्तुत किया है। और शिक्षा का मॉडल जो प्रस्तुत किया है उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत के अंदर शिक्षा नीति है। हम जिन जिन बातों की जो है वकालत करते रहे, जिन जिन बातों का हम समर्थन करते रहे, हम बार बार कहते रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आना चाहिए, भारत में भारत केंद्रित शिक्षा नीति आना चाहिए, भारत को समझने वाली शिक्षा नीति आना चाहिए, जो भारत को समझा सके, भारत की ज्ञान परंपरा को समझा सके, ऐसी शिक्षा नीति आना चाहिए। और उसका परिणाम जो है आज हम देखते हैं, कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने स्वयं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सुझाव दिए, और उसका परिणाम कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, उसका क्रियान्वयन भी हमारे लिए चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो बातें आ गई है, हम लोगों ने उसकी जो है समर्थन किया है, हम लोगों के कहने से आई है। तो प्रथम पंक्ति में क्रियान्वयन करने का काम किसी का है तो किसका है? तो हम सब लोगों का। पहला काम विद्या भारती का ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों में आज भी कंफ्यूजन है, लेकिन उन सब कंफ्यूजनों को दूर करते हुए हम कैसे कर सकते हैं? शिशु वाटिका और उसमें बोला ईसीसी थी, अब वो आ गया है, हमारे यहाँ पहले से बोल रहे, कुछ जगह चला रहे, लेकिन अगर सरकारी मशीनरी के लोग उस शिशु वाटिका को देखने आएंगे तो हम दिखाने लायक शिशु वाटिकाएं हैं क्या? हम ये आज अगर देख रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ज्यादा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गया कि कौशल, स्किल, और उसके आधार पर कक्षा 6 से वो प्रारंभ करेंगे। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसी बहुत सारी बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई है, उन सारी जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हमारे यहाँ पहले से हम कहते रहे, और इसलिए अब एक बड़ा काम हमारे सामने है कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ गई है उसको लागू करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई है उसमें एक बात आई है भारत केंद्रित शिक्षा। अरे भारत केंद्रित शिक्षा आई है, उसकी वास्तव में एक तरह से ये पुनर्स्थापना है, और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि भारत शिक्षा जो बात आई उसमें क्या है केंद्रित। तो उसमें पहली है कि जो जीवन का लक्ष्य, जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, ये सारी बातें राष्ट्रीय जो भारत केंद्रित शिक्षा है उसके अंदर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिनकी हमने बात की है, वो सारी बातें उस भारत केंद्रित शिक्षा नीति में आने वाली है। भारत केंद्रित शिक्षा नीति यानी ज्ञानार्जन, विवेकार्जन, बलार्जन, हम कहते हैं श्रद्धार्जन, और कौशलार्जन, ये सारी बातें जो है उसके अंदर आई। तो हमको उस आधार पर ये सारी बातें हमारे यहाँ कैसे हो सकती है, इसका हमको प्रयास करना है, उसकी हमको तैयारी करना है। साथ ही साथ हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि समाधान हो सकते हैं, ये जो समस्या है तो वो समाधान कैसे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई एक तरह से समाधान, और समाधान है तो हमको जो है कुछ बातें हमको करना पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगी, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो हमको हमारी जो वैचारिक बातें हैं, जिनको हम कहते हैं कि संस्कार, जीवन मूल्य, ये सारी बातें जो है हमको हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं ये जो अंकों की प्राप्ति में हम उन बातों को छोड़ देते हैं, इसलिए हमको उसका आग्रह पुनः बढ़ाना पड़ेगा, और पुनः बढ़ाना पड़ेगा तो हमको
लोगों का भी चयन करना पड़ेगा जो इस काम में हमारे सहयोगी हो सकते हैं। क्योंकि हमको काम तो जो करना है, क्या क्या काम करना है, तो जो है पाठ्य शिक्षण विधि में बदलाव आएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव आएगा, पुस्तक लेखन वाले लोग हैं क्या हमारे पास, उसका भी हमको विचार करना पड़ेगा। नीति में परिवर्तन आया है और इसलिए इतिहास लेखन की दृष्टि से भी हमको उस प्रकार के लोग देख के रखना चाहिए। नाम अगर मांगे जाते हैं तो हमारे पास नाम होना चाहिए। इस प्रकार से हमको इन बातों का विचार करना चाहिए। लेकिन हम एक संगठन के नाते हमको जो है 3 बातें और विचार करना चाहिए। वो है लोक जागरण, दूसरा है लोक संग्रह और तीसरा है लोक संस्कार, लेकिन चौथा है वो है लोक नियोजन। किस आधार पर लोक जागरण? तो हमने लोक जागरण का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई सेमिनार किए हैं, बहुत सारे लोगों को बताया है, लेकिन हमको इसके लिए अभी और भी जो है लोगों के बीच जाने की जरूरत है। मैं रायसेन के जिले के गांव में गया और वहां मैंने पूछा सरकारी मास्टर से, ऐसे उसको भाई पास का स्कूल था तो नहीं, यहाँ के प्राचार्य को बुलाइए, प्रधानाचार्य 8वीं तक का विद्यालय, प्रधानाचार्य जी आए, उनसे चर्चा करते करते मैंने पूछा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, आपको मालूम है क्या? तो हाँ आई तो है। क्या है उसमें? तो कुछ नहीं, मुझे ऑनलाइन शिक्षा है और क्या है। ये मैं अभी 2 महीने पहले की बात कर रही थी, ऑनलाइन शिक्षा, हाँ ये बच्चों को व्हाट्सएप पे जानकारी भेज देते हैं उसको, तो इनको ऑनलाइन शिक्षा थे ना। एक सरकारी शिक्षक की तो मैंने कहा ना, हम फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि सबको राष्ट्रीय शिक्षा की नीति की जानकारी है, लेकिन लोगों को नहीं, अभिभावकों को नहीं है। इसलिए हमको लोक जागरण करना पड़ेगा। हम विद्या भारती में क्या चलता है लोगों को नहीं मालूम है। अभी एक व्यक्ति जो अपने आप को अपना विचार का कहता है तो बोलता है आपके सेवा भारती के स्कूल कितने चलते हैं, पूरी सेवा भारती में विद्या भारती, हाँ, तो लोगों को अभी भी नहीं पता है हमारे अंदर क्या है, लोगों को नहीं है जानकारी। तो हमको लोगों का जागरण करना पड़ेगा। लोगों का जागरण करने के साथ साथ हमको जो है लोक संग्रह करना पड़ेगा। तो लोक संग्रह यानी समाज के अंदर ऐसे बड़े बड़े विद्वान है और उनको बहुत सारा ज्ञान है, सरकारी तंत्र में काम किया, शिक्षा जगत में काम किया, सेवानिवृत्त शिक्षा के ऐसे जो लोग हैं उनको हम क्या जोड़ सकते हैं, क्या उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, क्या उनकी सूची बना सकते हैं, क्या ये काम भी हमको करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह के साथ साथ हमको जो है लोक संस्कार करना पड़ेगा। कोई संस्कार क्या, केवल उनकी सूची बना ली, ऐसे लोग के जो है मिल लिए, उससे काम नहीं चलेगा। उनको जो है दृष्टि जो है वो दृष्टि भी हमको देना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, संस्कार करना पड़ेगा। इसलिए लोक संस्कार ये भी एक काम है, इसलिए इस काम को भी हमको करना पड़ेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम सूची बना लेते हैं, सूची बनाने के बाद उनका लोक संस्कार, तो कई बार होता है ना कि लोग आते हैं सुन के चले जाते हैं। उनसे जब पूछते हैं कि आपको जोड़ा था नाम, तो काम क्या बताया, वो कहते काम क्या बताया आपने, करना क्या ये तो बताया, हाँ ये चीज अच्छी है, आपको जो बताई वो सब अच्छी है, करना क्या है, कैसे करना है। इसलिए जो एक बड़ा काम है वो है लोक नियोजन। ऐसे लोगों का नियोजन करना जो हमारी बात से सहमत हो, हम जो चाहते हैं उस प्रकार की दृष्टि रखते हो, उसके क्रियान्वयन के पक्ष में हो, ऐसे लोगों का हमको जो है लोक नियोजन भी करना पड़ेगा। और ये जो सारी बातें हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर काम करेंगे तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो ठीक प्रकार से क्रियान्वयन अपने विद्यालयों में होगा। और क्रियान्वयन के साथ साथ जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का भी समाधान होगा। और इसलिए हम सब शिक्षा जगत में काम करते हैं,
शिक्षा जगत में उस संस्था में काम करते हैं जिसमें लोग कहते हैं अरे साहब शिशु मंदिर के संस्थापक बहुत अच्छे हैं, शिशु मंदिर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमारे प्रति जो दृष्टि रखते हैं वो लोग भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए हमको जो है हम उस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पहली भूमिका हम सबकी हो जाती है। इसलिए यहाँ के प्रशिक्षणों में भी जो है इस तरह की जो योजना की है उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान करते हुए कुछ विषयों में परिवर्तन भी किया है। इसलिए हम सब लोग यहाँ जो प्रशिक्षण दे रहे हैं इस ग्रीष्मकालीन हमारा नियमित प्रशिक्षण है, लेकिन उसमें वो सारी बातें जोड़ी गई है। इसलिए इसको हम यहाँ प्रशिक्षण को अच्छे से ग्रहण करें और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई है उन सारी बातों को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो बातें आई है हमारे यहाँ नहीं है तो उनको हम कैसे लागू कर सकते हैं इसका प्रयास करें। ये सब हम करेंगे तो ये मानिए कि जो हम जिस बात की बात करते हैं कि भारतीयता, शिक्षा में भारतीयता, उसको हम करने में सफल होंगे और हमारे माध्यम से ये होगा। और इन बच्चों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जागते या भाव ले संस्कृतवानम भागते हैं हार्तम पृष्ठदानम विजय इच्छा चिर सनातन नित्य अभिनव। आज की व्याधियों का श्रेष्ठतम उपचार है चिर विजय की कामना राष्ट्र का आधार है, चिर विजय की कामना राष्ट्र का आधार है। धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई बातचीत करना है तो आप भाई साहब से पूछ सकते हैं। यदि कोई शंका हो तो उसका समाधान के लिए जो भी प्रश्न आपके मन में है वो जो आप बोल रहे थे कि है ना अभी जो पुस्तकें बनाई जाएगी निर्माण होगा पुस्तक निर्माण, तो उसमें जैसे ना साइंस और कंप्यूटर जो है तो उसमें तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होती है। अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर बनेगी तो क्या हिंदी में बनेगी क्या पुस्तक? तो टफ हो जाएगी। जो चीज भारत में थी नहीं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी से पूछा जाए कि ट्रैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर भारत में था नहीं तो उसकी जो उसका ज्ञान है, उसकी जो पद्धति है वो तो वैसे ही रहना, उसको बदलाव थोड़ी रहना। जो चीजें भारत ज्ञान परंपरा की बात करूं जो हमारे यहाँ थी, ठीक है ना। ये कंप्यूटर हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन कंप्यूटर में हिंदी आना चाहिए तो आज हिंदी आ गई। हम चाहते थे कि यहाँ संस्कृत आना चाहिए, संस्कृत आ गई, लेकिन जो उसकी भाषा है, उसका तरीका है वो तो वैसे ही रहना है। मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चंद्रकांता दादी, विद्या व्यवहार बैरसिया से हूँ। हमने हमारे क्षेत्र का आकलन किया तो हमने ये देखा कि वहाँ पहले 75% जो लोग थे वो विद्या भारती से निकले हुए थे, लेकिन अब हम देखते हैं तो वहाँ हमको मात्र 25% लोग दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है कि अब रुझान विद्या भारती में ज़्यादा आता है। विद्या भारती की ओर या जो हमारे शिक्षा केंद्र हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है। तो ये देखने में आया है कि हम एक कार्यकर्ता बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा बनते तो सभी हैं, लेकिन वो ना इंजीनियर नहीं बन रहा है, एक बड़ा डॉक्टर नहीं बन रहा है, लेकिन वो एक देश का अच्छा कार्यकर्ता बन रहा है। और जहाँ भी जब हम समाज में जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि
बच्चे हैं वो बहुत अच्छे राष्ट्र के निर्माता हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर यहाँ पाठ्यक्रम मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है तो आगे की चुनौतियों का क्या होगा? पांचवी तक मातृभाषा में शिक्षा, लेकिन इसके बाद फिर आगे हम जैसे वो फिर अंग्रेजी माध्यम है तो इन माध्यमों में जाएगा। अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ भी अंग्रेजी चल रहा है और विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करते हैं ठीक है। वहाँ भी अंग्रेजी। कल रविंद्र जी भाई साहब ने बैठिए, कल कानारी जी ने एक बात करते करते उन्होंने भाषा को लेके कहा था कि पहले मेडिकल की जो परीक्षाएं होती थी, MBBS की जो पढ़ाई होती थी वो कौन सी भाषा में होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ही उसको कौन सी भाषा में कर रही है, हिंदी में कर रही है। हम क्या सोचते हैं कि अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व की भाषा, ऐसा नहीं। ये जो जैसा आपके मन में है, ऐसे अभिभावक के मन में भी है। दुनिया के केवल 4.5 देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा दुनिया के 4.5 देश। जापान के अंदर अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं मातृभाषा में होती है। आज क्या स्थिति है जापान की? अमेरिका जो देश है, जो टॉप के जो 20 देश है उसमें से 17 देश जो है 20 देशों में से, वहाँ अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है और वो विकसित राष्ट्र है। ये हम लोगों ने ऐसा सोच लिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े जो देश है वहाँ के जो लोग काम करने वाले वो कहाँ के हैं? अमेरिका से अगर सारे भारतीय आ जाए ना तो अमेरिका की हालत खराब हो जाए। तो आपको क्या लगता है वो सब अंग्रेजी मीडियम के? नहीं, वो हिंदी मीडियम में से पढ़ के गए। बात यह है कि उसका जो प्रॉपर विकास होना चाहिए वो अपनी भाषा में ही हो सकता है। क्योंकि घर में बच्चा रहता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरे भैया है, और स्कूल में जाता है तो क्या कहते हैं ब्रदर है। अब उसको कंफ्यूजन कि वो ब्रदर बता रहे थे, ये भैया बता रहे, भाई बता रहे। तो जो घर सपना देखता है अपनी माँ से बात करता है, सपने में बच्चा कौन सी भाषा में करता है? उसकी मातृभाषा में ही बात करता है सपने में, तो जो बच्चा है। लेकिन स्कूल में जाता है तो उसका जो विकास होना चाहिए। अपना ये कहना है, जैसे अभी आपने कहा ना, हमारे यहाँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं 67 देश ऐसे हैं जहाँ हमारे भैया बहन आज जो है विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं, 67 देशों के अंदर। तो वो किसके बल पे कर रहे हैं? आपको ढेरों एसपी बता देते हैं जो अपने मध्य प्रदेश में ही है, 8-10 तो मैं जानता हूँ और भी होंगे। तो वो इसी भाषा में पढ़ के गए। तो ऐसा कुछ उसका विकास होना चाहिए। बाद में स्पोकन इंग्लिश कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, अंग्रेजी बोलते। क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ के बच्चों की ग्रामर बहुत अच्छी है लेकिन स्पोकन कमजोर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जिस प्रकार से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए विषय की वो हम देते हैं, लेकिन स्पोकन का उसका अभ्यास नहीं होता। तो आप विद्यालय के अंदर क्या करिए, स्पोकन इंग्लिश का शिक्षक रखिए, क्योंकि उसको केवल संवाद ही करना है। तो इसलिए मातृभाषा में उसका विकास होना चाहिए, यह आग्रह है। अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है। मातृभाषा की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी होगी, तमिलनाडु में तमिल होगी, अन्य प्रदेश में अन्य भाषा होगी। प्रणाम। जैसा आज का विषय था हमारे शैक्षिक परिक्षेत्र की चुनौतियाँ, और अभी विषय आया है कि अधिकांशतः पूर्व छात्र अपने विदेशों में हैं और अच्छे अच्छे जगह पर हैं, परंतु देखने में आता है क्षेत्र में तो जितने भी पूर्व छात्र हैं वो अपने बालक बालिकाओं को शिशु मंदिर में लाने से वास्तव में परहेज रखते हैं। ये चुनौती एक बड़ी हो रही है, इसके प्रति क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था ना कि जो अंग्रेजी पढ़े हुए जो लोग हैं या कहे जिनके मानसिकता अंग्रेजी है जैसी हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण वो पूर्व छात्र पढ़ाना चाहता है, लेकिन जो पूर्व छात्र की घरवाली है ना वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिद करती है ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। पता है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक जगह पे उसने कहा कि मैं तो शिशु मंदिर में डालूंगा मेरे बच्चों को। तो
वो पति ने कहा नहीं, इसको तो इंग्लिश मीडियम में डलवाना पड़ेगा। अपना अच्छा कार्यकर्ता संघ का भी अच्छे दायित्व पे तो कहा नहीं, तो उसकी पत्नी ने जो है अपना पे किया और वो बच्चा था उसको कहा कि तुम्हारे छोरे को संभालो, मैं तो पूर्व छात्र की समस्या किसकी है? जिसका दिमाग में जो कचरा आ गया है, उसके दिमाग का माइंडसेट वैसा हो गया है, तो माइंडसेट बदलना है। मैंने कहा ना, क्या वेदों का विरोध करने वाला मुसलमान नहीं आएगा? कौन आता है? दिग्विजय सिंह आता है। आप देखो, कभी भी रामायण पढ़ाई जाएगी तो मुसलमान नहीं बोलता है, ईसाई नहीं बोलता, कौन बोलता है? तो ये वही लोग हैं। वो पूर्व छात्र तो पढ़ाना चाहता है, इसलिए आप घर जाके बात करो उनकी श्रीमती से। एक सनावत के अंदर एक कार्यकर्ता था, उसके यहाँ भी यही समस्या थी। मैं वहाँ पे प्रचारक था, उसके घर गया है और मेरी बहुत सारी बातचीत हुई घर पे, और मैं तो आ गया। 4 दिन बाद उसको पति ने कहा यहाँ पर तो शिशु मंदिर में बच्चे को डालना। आप बात करोगे तो समझ में आना चाहिए उनको। चंद्रप्रकाश शर्मा, अथवा जिला में। अभी जैसा पूर्व छात्र का बताया है, जैसा ही एक प्रश्न है। आपने बताया कि हमें लोक जागरण करना है, लोक संग्रह करना है, तो जागरण वाले हम ही हैं, लेकिन हम ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शिशु मंदिर में पढ़े। तो इसका समाधान कैसे होगा? पढ़ाओ ना तो प्रश्न दे नहीं तुम प्रश्न करके पढ़ाओ भी बच्चों को। हम सारे जो कार्यकर्ता है विद्या भारती में जो कर रहे हैं, और हम ही लोग जागरण वाले हैं, हम ही सोचते हैं कि हमारा ही बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। देखो कि ये तो सब क्या है, आप जो अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, अपने बाहर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं मध्य भारत प्रांत के ही जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, उनके सबके बच्चे शिशु मंदिर में पढ़े हैं। आप उनके जो है रिकॉर्ड उठाइए, उनके बच्चे क्या हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में शिशु मंदिर की शिक्षा किस प्रकार की है और बच्चे को किस प्रकार से उनका आप व्यवहार देखोगे तो आपको व्यवहार उनका अलग प्रकार का दिखेगा। दूसरी बात, आज की शिक्षा में और आज की कंपटीशन के अंदर फाइट करके वो जुगाड़ से नहीं, फाइट करके उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। केवल क्या है, आपको इस कार्य पर विश्वास चाहिए, क्योंकि अभी जो जजों की नियुक्तियां हुई है सिविल जज की, लगभग अपने प्रांत के 10-12 तो सिविल जज बने, अपने प्रांत के, मालवा और बाकी के नहीं कह रहा हूँ, तो ये बने होंगे तो कैसे बने होंगे? तो ऐसा कुछ विश्वास नहीं है तो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानता बच्चा। ये सारा खेल क्या है कि हम जो कर रहे हैं उस काम पे विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास होता है तो हम उसको प्राप्त करते हैं। तो भगवान के प्रति विश्वास। वो एक भक्त था और उसके जो है गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा कि बेटा जो है 11 के लिए कथा सुनाता है गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान को भोग लगाना, फिर क्यों खाना? तो उसने भगवान को कहा लो भगवान खा लो, भोग लगा लो। अब बोला था गुरुजी बाहर गए हुए थे, तो वो तो भगवान खाए क्या? तो उसने नहीं खाया। तब विश्वास था कि भगवान आ गए और खिला, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, ठीक है? तो सीता जी को भी लेके आए, तो 2 को खिलाएंगे, अगली 11 पे दोनों खिलाओगे, तुम बनाओ, तो 2 को कैसे खिलाओगे? 2 को बनाना पड़ेगा। तो सीता जी ने भोजन भी बनाया। तो जब विश्वास होता है तो भगवान भी मिल जाता है, और ऐसे ढेरों उदाहरण है भगवान को मिलने के। तो हम तो जो है मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमको दिख रहा है, तो हमको उस पर विश्वास करके
कि अपने बच्चों को तो अगर आप अपने बच्चे को शिशु मंदिर में नहीं डाल सकते तो किसी दूसरे के बच्चे का भविष्य खराब करने का अधिकार हमको नहीं है। तो पहली बात तो हमसे शुरू होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे विद्यालय में कमी है तो उसको ठीक करो, करने वाले भी तो हम ही हैं। ठीक है चंद्र प्रकाश जी। हरिओम। वैसे जैसे आज का विषय रहा शिक्षा क्षेत्र में चुनौती, कपिल वपन शारदा विहार भोपाल से। तो वर्तमान में जैसे अभी और बंधुओं ने बताया कि हम चाहते तो हैं बट पढ़ा नहीं पाते हैं। शायद इसका कारण होगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यालय हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़े पीछे हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि हमको एक ज़रूरत अब महसूस हो रही है कि गुरुकुल पद्धति को तो अपनाना है, लेकिन साथ में जो देश विदेश की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए और एक मॉडर्न गुरुकुल का नाम देकर हम किस प्रकार से हमारे भारत के गांव के और देश के जितने भी विद्यालय अपने विद्यावार से संबंधित है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़े गेम के प्रकार है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि किसी न किसी प्रकार से प्लानिंग तो हो, क्रियान्वयन भी होगा, लेकिन जो इसमें लक्ष्मी जी की कृपा है वो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़े ताकि सभी के सभी आकर्षित हो, दूर से देखते साथ ही लगे। क्योंकि आजकल की जमाना हम देख रहे हैं इंटरनेट मोबाइल के कारण बहुत सारी परिवर्तन हुआ है पिछले 2 सालों में। तो बच्चा भी चकाचौंध पसंद करता है, कुछ अगर आप अट्रैक्टिव बना देंगे तो वो ऑटोमेटिक कितना चला जाए। क्या हमारा क्या इस मामले में थोड़ा विचार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अपने स्कूलों में किस प्रकार से वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज दे सकते हैं। जैसे अभी आपने हाल में देखा हबीबगंज स्टेशन पहले बहुत बेकार था, लेकिन अभी रानी कमलापति स्टेशन आप अंदर जाएंगे तो एकदम हवाई जहाज जैसा लगता है। स्थान वही है लेकिन इतना फर्स्ट क्लास हो गया व्यक्ति दूर दूर से अट्रैक्ट होता है। भोपाल वाला व्यक्ति भी कभी कभी रानी कमलापति में रुक जाए, चलो यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। धन्यवाद। शारदा विहार में तो है ना सब चीजें, क्यों रविंद्र जी? जी भाई साहब, बाकी जगह पर भी होना चाहिए ऐसा। अच्छा, तो आप बाकी जगह क्यों देख रहे हो? अपना देखो ना ध्यान में। नहीं सर्वांगीण विकास हो भाई साहब, क्योंकि इमेज हमारी थोड़ी अच्छी बने बाकी समाज में। अच्छा, नहीं तो सभी शारदा विहार में आ जाए एडमिशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो फेसबुक पे आजकल छोटे छोटे वीडियो आते हैं। एक वीडियो देखा होगा आपने कि एक लड़की रहती है, वो इतना काली रहती है, देखने में बेकार लगती है, मेकअप शेकअप लगा कर उसको क्या कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको जो है शेर को गधे की खाल नहीं पहनाना। आपको आपकी जो विचार है उसका समाज में सही प्रकार से आपको आपके काम पर विश्वास नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या जो है ना, जैसे दतिया के अंदर एक मिठाई वाले की दुकान है, तो सूरज जी थोड़ा बताओ तो दुकान के बारे में क्या है, उसके डेकोरम के बारे में बताओ, दुकान कैसी चलती है, उसके शोकेस कैसा है मिठाई का, थोड़ा सा ही बताओ। एक वहाँ पर गोस्वामी जी हैं, हाँ बहुत प्राचीन दुकान है, हाँ, लेकिन वो रखते वैसे ही है जैसे पुराने तरीके से, अभी भी अपने हाथ से मसाले वगैरह पीसना ये सब कुछ करना। दुकान पुराने तरीके की लेकिन चलती बहुत है। लगभग 50 किलो की मिठाई बनाते हो, प्रतिदिन बनाते हैं, और जिस दिन बनाते हैं उसी दिन बिक जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को भी विश्वास है कि ये मिठाई साधन कुछ नहीं है, और मिठाई की दुकान भी नहीं है, वो दुकान तो साइकिल की है। क्या सही है ना? दुकान साइकिल की, मिठाई अंदर बनती है लेकिन बिकती है, क्योंकि लोगों का विश्वास बनाया है। आज जो है विद्या भारती ने भी अपना विश्वास बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि संसाधन खड़े नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 साल पहले मैं एक विभाग का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। उस विभाग में कार्यशाला होनी थी, समिति, उस समिति की कार्यशाला में, मतलब वो जिले जो विभाग है उसमें 3 जिले, जिस जिले में कार्यशाला होनी थी उसमें अपने शिशु मंदिर में एक प्रोजेक्टर, तो दूसरे जिले से प्रोजेक्टर लेके आए। अब अपन लगा लेते हैं साधन तो नहीं, लेकिन कोरोना में हमने कितने साधन बढ़ाए। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके विद्यालय में प्रोजेक्टर अभी कोरोना समय में बढ़े हैं, जैसे आखड़ के भी
ठीक है, और पहले से थे ऐसे कौन थे, ऐसे थे, बड़ी संख्या बहुत बड़ी। तो हमने संसाधन बढ़ाए और संसाधन बढ़ाना है। जैसे अभी अपन ने प्रांत में भी कुछ नई बदलाव किया, काई के लिए बदलाव किया, पहले अच्छा ही फैसले किया गया, पहले भी अच्छा था, लेकिन एक थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से बदलाव किया। जैसे भवनों का कलर एक जैसा हो, वो इसलिए कि जो भवन बना था 20 साल पहले तो दोबारा कलर नहीं हुआ, इसलिए कलर एक करना पड़ रहा है। हमको क्या है, जब काम करने में इतने व्यस्त रहते कि ये भी करना भूल जाते, इसलिए संसाधन बढ़ाना है। संसाधन बढ़ाने के लिए कोई मना नहीं है। अपने विद्यालय के अंदर जो है उसको व्यवस्थित करना, उसका गार्डन अच्छा होना चाहिए, हरियाली अच्छी होना चाहिए, पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे होना चाहिए, और ये सब बातें करने वाले भी हम ही लोग हैं। इसलिए इन चीज़ों का शिशु मंदिर को कोई विरोध नहीं है कि नहीं करना, ऐसी कोई सूचना भी नहीं दी है, ऐसी सूचना मिली है कि नहीं करना है, जैसे कि नहीं मिली है ना, करना है, सब कुछ करना है और जल्दी करना है। अपन ने तो 2025 और 2027 तक सब विद्यालय संसाधन युक्त करना है। इस प्रकार का अपने प्रांत को लक्ष्य लिया है हम लोगों ने। भूपेंद्र दुबे समरगढ़। जैसा कि पीछे आचार्य ने कहा था पूर्व छात्रों का विद्यादान का जब विषय चल रहा था, तो पूर्व छात्रों के यहाँ जाना हुआ है। वो वरिष्ठ समिति सदस्य के पुत्र हैं तीनों, और तीनों विदेश में निवासरत हैं इस समय। उस समय उनका आना समरगढ़ हुआ। वो शिशु मंदिर के पूर्व छात्र हैं, और उनकी शालीनता, उनकी वो संस्कार शैली देखकर मुझे भी लगा काश मैं शिशु मंदिर में पढ़ा होता। विदेश में रहने के बाद भी उनके जो संस्कार थे वो बहुत अनुकरणीय थे, और उन्हें काफी सहयोग भी किया। एक और पूर्व छात्र हैं, वो गुड़गांव में समाज सेवारत है। उनका तो फोन आया कि यहाँ पर शिशु मंदिर है क्या। मैंने प्रांत प्रमुख जी को पूछा तो पता चला कि क्षेत्रों में शिशु मंदिर नहीं है। जो विदेशों तक पहुंच गए हैं वो शिशु मंदिर का पूछ रहे हैं, लेकिन जो लोकल में है उनसे अगर घर पर जाकर कहो तो आचार्य आर्थिक सहयोग ले लो, किंतु बच्चे का मतलब ही नहीं है, आप पहले डेवलप कर लो उसके बाद पढ़ाएं, ऐसा प्रश्न आता है। अब वो डेवलपमेंट का जो प्रश्न है वो मेरे सामने तो विशेष चुनौतीपूर्ण है। उसमें क्या डेवलपमेंट कर लें उनका, अगर किसी का कहना है स्टेडियम कर लो, किसी कहना है आचार्य इसमें सुख सुविधाएं बढ़ा लो, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। ये बात तो सही है कि पूर्व छात्र काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उन पूर्व छात्रों के पास हम जाते हैं कि नहीं जाते, उनसे संपर्क रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जिन जिन विद्यालयों ने अपने पूर्व छात्रों से संपर्क किया है, उनसे संपर्क बनाए रखा, उन्होंने बड़े संख्या में विद्यालय में मदद की है, सहायता की है। लेकिन हमारी जो विद्यालय की जान कही जाती थी, विद्या भारती की जो विशेषता कही जाती थी, कहीं ना कहीं वो एक कमजोर हुई है, और वो क्या है, अभिभावक संपर्क। ये आप भी अनुभव करोगे। पहले देखते थे कि बच्चे को घर जाके, अब हम कौन सी पद्धति में जाना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स से विद्यालय आएंगे तो उनको अपन बात करेंगे, तो ये तो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर क्या था, हमारी विशेषता क्या थी, घर में संपर्क। तो क्या हम उस पर कायम रह पाएंगे क्या, और हम कायम नहीं रह पाए तो हम हमारी विशेषताएं बता नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि बाकी लोग तो क्या दुकान है उनकी, और जिसकी दुकान होती है उसका क्या करता हो, प्रचार करता है। हम पेपर में विज्ञापन देते हैं क्या, बोलिए, हाँ ना, पेपर में विज्ञापन देते हैं क्या, नहीं देते। हम बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाते हैं क्या जगह जगह, नहीं लगाते। एक आध चौराहे पे कहीं लगा दिया तो लगा दिया। हम एडमिशन के लिए लोगों को पैसे देते हैं क्या कि तू 10 एडमिशन कराएगा तेरे को इतना कमीशन देंगे, और ये सब प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वो दुकान है, तब हमारा ये व्यवसाय नहीं। और इसलिए जो हम क्या कहते हैं, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, जो समिति के लोग हैं वो भी क्या है, कार्यकर्ता है। हम एक लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं, हम एक मिशन को लेके काम कर रहे हैं, वो क्या है, भारत की शिक्षा में परिवर्तन, और उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं। ये जो आपको कम संसाधन वाले विद्यालय दिख रहा है ना, उसी का प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आप सोच रहे हो उस बिल्डिंग वाला जो संसाधन वाले, उसके प्रभाव से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो हमारा प्रभाव
और इसलिए हमको जो है अभिभावक संपर्क, जो है दूसरी बात पूर्व छात्र संपर्क, इस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम ये फोकस करेंगे, क्योंकि हम बड़ी मोटी रकम फीस के रूप में नहीं लेते हैं, इसलिए वो अभिभावक पूर्व छात्र हमारे संसाधन विकास में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसा एक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को लगता है बहुत ही जल्दी खत्म हो गया तो आधा घंटे तक चर्चा सत्र चलाना है, जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रणाम। आखिरी है आपका। सीहोर जिला से रूपाली महेश्वरी जावर विद्यालय। अभी जो चर्चाएं अभी चल रही है इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहली चीज़ जैसे अभी भाई साहब ने हमें बताया था कि हम लोग एक फ्रेमवर्क कर रहे हैं। हम बहुत अपडेट हैं, हम बहुत अच्छा मार्गदर्शन बहुत बार मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवास पे। रियली हम बहुत अपडेट है, हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसको समाज में नहीं रख पा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन घर जाकर दोस्ती रखकर, पर फिर भी हमारा ये वीक पॉइंट है कि जो हम कर रहे हैं वो बाहर तक नहीं जा पा रहा है। जहाँ जाना चाहिए वो जा भी रहे तो कहाँ, सिर्फ हमारे अभिभावक जो भैया बहन हमारे यहाँ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे एक ये पॉइंट आ रहा है, मैं भी एक मदर हूँ, महिलाओं को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा हम अभी हमारे विद्यालय में कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा चलता है कि सिर्फ पेरेंट्स में फादर ही आ जाते हैं, तो हम दोनों को बुलाएं स्कूल में, और जो भी हमारी एक्टिविटी, जो भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर वो सारा हम बच्चे की माता तक पहुँचाएं। अगर उन तक पहुँचेगा, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया, तो वो 10 और महिलाओं को बताएगी, तो इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये हमने जस्ट ट्राई भी किया है। आजकल हम लोग इसी चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि महिलाएं घर आए और मतलब विद्यालय तक आएँ, और उनको विद्यालय तक लाने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मम्मा को लाना ही है। फिर वो ऐसे पीछे पड़ जाते नहीं 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 आपको तो चलना ही है। जब अगर उन तक हमारी बात जा रही है तो फिर डेफिनेटली इसका हमको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, उनको भी बिठाकर हम सीधे से अपना बहुत सारा वाला सुना देते हैं तो वो इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं सुनने में, तो उनको हम अपने इसमें इन्वॉल्व करें, वो जैसा चाहते थोड़ा वैसा करें, बाकी सब हम अपना वाला बता दें उनको। तो ऐसा कुछ भी अगर हम करते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा एकेडमिक कैलेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरे ईयर में बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं, और बहुत क्षेत्र स्तर तक अगर हम लोग पहुँच रहे हैं तो वाकई में ये बात समाज तक आनी चाहिए, वो भी उन लोगों में जो तक नहीं पहुँचते। थैंक यू। तो दीदी ने बहुत सारी बातें बताई, उसी में क्या है, हमारे पास में बहुत कुछ है। अभी मतलब हमारी बात कितनी मानते हैं लोग, इससे पता चल जाता है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के कार्यक्रम हमने कहाँ किए, अन्य विद्यालय में किए। उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा आप सबको बोलूँगी। एक विद्यालय में दतिया के अंदर में गया, वहाँ विषय वगैरह रखा, वहाँ का प्रिंसिपल कहता है कि आप तो मतलब विद्या भारती में ले चलो। कौन था मेरे साथ? चंद्रेश। तो आप तो मेरे को विद्या भारती, वहाँ का प्रिंसिपल कह रहा है। तो हमारे पास में बहुत सारी बातें हैं, केवल एक जो बात थोड़ा सा जो आज के अभिभावक सोचते हैं वो सोचते हैं अंग्रेजी, और वो इसी के लिए थोड़ा सा डावाडोल होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमारे विद्यालय जो है उसमें इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस चलाएं, और स्पोकन क्लास चलाने के बाद में वर्ष में एक बार चौराहे तो उसका प्रदर्शन करें कि साहब हमारे बच्चे शिशु मंदिर के ये 10 बच्चे बैठे हैं, किसी भी अंग्रेजी विद्यालय के बच्चे यहाँ आके इनसे संवाद करें। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा आ गया है, कौन सा बच्चा, और लोगों को भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ अपने प्रचार के तरीके अपने होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा बढ़िया। शेष जो दिनचर्या है वो अपने अपने वर्गों की जो दिनचर्या है उसके अनुसार हमारे दिन भर के सत्र लगेंगे। सावधान उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ।